हेलो पार्टिसिपेंट्स। अब तक हम लोगों ने सीखा HTML के बेसिक टैग्स लगाना, उनके एलिमेंट्स वगैरह को यूज करना। तो आज का हमारा सेशन मेनली रहने वाला है एट्रीब्यूट्स के ऊपर। लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था। तो आज हम HTML एट्रीब्यूट्स को और डिटेल में पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप उसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है, HTML कलर कोड्स को डिस्कस करेंगे कि HTML कलर कोड्स किस तरह से बनते हैं, उनका इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है, कितनी तरह के कलर कोड्स होते हैं, इन सब चीजों पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। HTML एट्रीब्यूट से, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि HTML एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं और उनको यूज कैसे किया जाता है। हम Notepad++ खोल लेते हैं इसको समझने के लिए। और हम एक एट्रीब्यूट लगाकर देखते हैं। एट्रीब्यूट लगाने का तरीका यह होता है कि सबसे पहले हम एक HTML एलिमेंट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम img इमेज एलिमेंट ले लेते हैं। हमने पहले भी किया था कि इमेज लगाने के लिए हम इमेज का सोर्स सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इमेज का सोर्स कैसे लेते हैं, उसके लिए हम एक एट्रीब्यूट लगाते हैं, दैट इज src। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं img, ये इमेज टैग है और ये उसका सोर्स है। ठीक है, सो img src इज इक्वल टू, इसके बीच में हम क्या लगाएंगे, उसकी वैल्यू लगाएंगे। जो भी एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट की वैल्यू हम लगाएंगे बीच में। वो क्या है, हमारी एक इमेज पड़ी है इस फोल्डर में, हमारे पास HTML ट्रेनिंग्स के नाम से एक फोल्डर है, उसमें इमेज पड़ी है html.png के नाम से, html.png। ये ध्यान रहे कि HTML एट्रीब्यूट हमेशा ओपनिंग टैग पे लगाया जाता है, क्लोजिंग पर नहीं लगाया जाता। ठीक है, ओपनिंग टैग में क्लोजिंग एरो से पहले एक स्पेस देकर हम एट्रीब्यूट का नाम देते हैं, इज इक्वल टू डबल कोट्स में हम उसकी वैल्यू डालते हैं। ठीक है, सो img src इज इक्वल टू html.png और डबल कोट्स के अंदर हमने इसको डाल दिया। ठीक है, सेव कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट निकलती है। आपके सामने ये HTML इमेज खुलकर आ गई है। इस इमेज की विड्थ अगर मैं बढ़ाना चाहता हूं तो मैं इसमें एक एट्रीब्यूट और लगाऊंगा। हम मल्टीपल एट्रीब्यूट्स लगा सकते हैं, उसके लिए मुझे जस्ट एक स्पेस देना है। ठीक है, और उस स्पेस के बाद मैं जस्ट दूसरा एट्रीब्यूट लगा दूंगा, दैट इज विड्थ इज इक्वल टू, जितनी भी विड्थ है उसको मैं डिफाइन कर दूंगा 100 पिक्सल्स। मुझे 100 पिक्सल चाहिए इसमें, सो आई विल डिफाइन विड्थ इज इक्वल टू 100 पिक्सल। अब ये देखिए इमेज पहले से छोटी हो गई है। ठीक है, अगर मुझे इसकी हाइट भी डिफाइन करनी है तो HAIGHT हाइट इज इक्वल टू क्या लगाएंगे हम, फॉर सेक 200 पिक्सल्स। अब क्या हो गया, इसका एस्पेक्ट रेशियो डिस्टर्ब हो गया क्योंकि मैंने विड्थ और हाइट
दोनों मैन्युअली डिफाइन कर दिए। जब हम विड्थ और हाइट मैन्युअली डिफाइन करते हैं तब उसका एस्पेक्ट रेशियो जो है चेंज हो जाएगा। एस्पेक्ट रेशियो चेंज ना हो उसके लिए हम सिर्फ एक ही चीज डिसाइड करते हैं, या तो हम विड्थ लेते हैं या हम हाइट लेते हैं। ठीक है, ऐसा हम तब करते हैं जब हम ये चाहते हैं कि इस इमेज का एस्पेक्ट रेशियो चेंज ना हो। तो विड्थ एंड हाइट हमने दोनों ले ली तो एस्पेक्ट रेशियो चेंज हो गया। अगर मैं हाइट को ऑटो कर देता हूं तो इसका एस्पेक्ट रेशियो चेंज नहीं होगा। कंट्रोल एस। अब देखिए ये फिर से जेन्युइन एस्पेक्ट रेशियो में आ गया है। ठीक है, तो दूसरे एलिमेंट को या तो हम ऑटो कर देंगे या हम उसको हटा देंगे। जब हम ये करेंगे तब भी सेम ही रिजल्ट आएगा हमारे सामने। क्लियर है? सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर। अब हम ये तरीका है एक्चुअली एट्रीब्यूट्स लगाने का। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से हमारे पास HTML एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं। ये लिस्ट दी गई है आपकी स्क्रीन पर। ये बहुत सारे HTML एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे अलाइन। अलाइन हम कब लगाते हैं? जब हमने किसी को लेफ्ट, राइट या सेंटर अलाइन करना है। फिर वर्टिकल अलाइन टॉप, मिडल एंड बॉटम के लिए। फिर बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर पूरी बॉडी का बैकग्राउंड कलर डिफाइन करने के लिए। बैकग्राउंड, बॉडी के बैकग्राउंड में कोई URL लगा के इमेज लगाने के लिए। आईडीज एंड क्लास हम CSS के सेक्शन में डिस्कस करेंगे। नॉर्मली आईडी के थ्रू हम एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक वैल्यू इंसर्ट कराते हैं, और क्लासेस में हम कोई वैल्यू अगर रिपीट करानी है, ठीक है, उसको हम इंसर्ट कराते हैं। लेकिन ये हम पूरा एक अलग सेक्शन है, अलग सेगमेंट है, इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी यहां हम इसको छोड़ रहे हैं। विड्थ और हाइट मैंने आपको लगाकर दिखा दी, और टाइटल दैट इज यूजर डिफाइंड। ठीक है, टाइटल का पर्पस क्या है, टाइटल कैसे लगाते हैं, ये अभी मैं आपको बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं अलाइन से। ठीक है, तो सबसे पहले हम अलाइन ले लेते हैं। अब मान लीजिए ये इमेज है और इस पे हम अलाइन, कोई भी टैग अगर किसी पर्टिकुलर कोई भी एट्रीब्यूट अगर उस टैग में काम करता है तो नोटपैड प्लस प्लस उसको दिखाएगा, अगर नहीं करता तो नहीं दिखाएगा। अब जैसे मैं यहां पर अलाइन लिखता हूं तो नहीं शो हो रहा, इट मींस इमेज के अंदर अलाइन नहीं काम करेगा। ठीक है, इमेज को हम अलाइन डायरेक्टली इस तरह से नहीं कर पाएंगे। इट्स बेटर कि हम इसमें ना लगाएं। अलाइन के लिए हम पैराग्राफ ले लेते हैं। अलाइन इज इक्वल टू सेंटर स्लैश पैराग्राफ, दिस इज पैराग्राफ। ठीक है, लेट्स सी क्या आउटपुट आती है। अब देखिए ये पैराग्राफ को अलाइन सेंटर किया है तो ये सेंटर अलाइंड पैराग्राफ आ गया है। अगर मैं इसको राइट साइड कर देता हूं तो ये राइट चला गया है, अगर मैं इसको लेफ्ट कर देता हूं तो ये लेफ्ट चला गया है। ठीक है, जहां तक मैं देख रहा हूं नोटपैड प्लस प्लस में सारे एट्रीब्यूट्स मैप्ड नहीं है। एक बार इमेज पर भी ट्राई करके देखते हैं।
इमेज पर इसका कोई असर नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। स्पेलिंग्स का आपको ध्यान रखना है, स्पेलिंग एक्यूरेट होएगी तभी काम करेगा, अदरवाइज नहीं काम करेगा। कोई भी एट्रीब्यूट ऐसे काम नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वलाइन ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। MIDDLE, वलाइन मिडल। यहां पर अभी वलाइन का असर आपको नहीं नजर आएगा, क्योंकि जो पैराग्राफ है वो इतना ही लिया हुआ है हमने। ठीक है, इसका जो सेक्शन है वो इतना ही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जस्ट इतनी ही जगह में है, तो ऊपर और नीचे जाने का तो सवाल ही नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बॉक्स लेंगे फर्दर एक्सपेरिमेंट्स में। बॉक्स में ऊपर भी स्पेस छोड़ेंगे और नीचे भी स्पेस छोड़ेंगे, उसकी एक विड्थ और हाइट डिफाइन करेंगे। ठीक है, उस विड्थ हाइट को डिफाइन करके उसमें एक पैराग्राफ लेंगे और वर्टिकल अलाइन उसको करके दिखाएंगे। ठीक है, वो हम तब करेंगे जब हम बॉक्सेस को स्टडी करेंगे। ठीक है, ब्लॉक्स और ब्लॉक किस तरह से बनाने हैं उसको जब हम स्टडी करेंगे, तब हम इसकी पूरी डिटेल में जाएंगे कि टॉप मिडल एंड बॉटम कैसे काम करेगा। अगर मैं इसको बॉटम भी कर देता हूं तो भी कोई असर नहीं आपको दिखने वाला, बिकॉज स्पेस उतना ही है। ठीक है, मेरा बॉक्स लेआउट के काम नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लाइन का मेन मकसद है टॉप मिडल एंड बॉटम में उसको अलाइनमेंट करना। एक एलिमेंट होता है बॉर्डर। ये एलिमेंट भी यहां पर डायरेक्ट काम नहीं कर रहा। जब हम CSS के थ्रू करेंगे तो ये सब चीजें काम करेंगी। ठीक है, बेसिक एलिमेंट्स है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, ये आज की डेट में ज्यादा यूज नहीं होते। तो इन सब एलिमेंट्स को यूज करने के लिए हम डिव्स और स्पैन्स यूज करेंगे, तो वहां पे ये इंस्टेंट आपको रिजल्ट इसके नजर आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। BG कलर, दैट इज नॉन एज बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर आपका हमेशा बॉडी में इंप्लीमेंट होगा। हेड क्लोज होने के बाद बॉडी स्टार्ट की जाती है। ठीक है, हेड क्लोज होने के बाद बॉडी स्टार्ट होती है। ठीक है, और ये बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि बॉडी में आपको रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, बॉडी में जब आप लगाएंगे तो इसका एक असर आपको नजर आएगा। ठीक है, बॉडी में एक बारी हाइट लगा कर देखते हैं।
बीजी कलर अगर मैं ब्लैक कर देता हूं, देखिए जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक हो गया, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, अभी आपको मैं कलर्स के बारे में बताता हूँ सबसे पहले डिटेल में। कल हमने किया था लेकिन आज हम दोबारा से एक बार समझ लेते हैं, हो सकता है कुछ मिस हो गया हो, कोई चीज क्लियर ना हो पाई हो, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम दोबारा कर लेते हैं। देखिए कलर हम बेसिकली 4 तरह से इंसर्ट करा सकते हैं। पहला फॉर्मेट है कलर का नेम हम दे देते हैं, ठीक है। दूसरा फॉर्मेट है उसका हेक्साडेसिमल कोड देते हैं। जब हम किसी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तब जो वैल्यू आती है दैट इज नॉन एज हेक्साडेसिमल वैल्यू। कलर कितने प्रकार के होते हैं? एक्चुअली कलर कंप्यूटर लैंग्वेज में 2 प्रकार के होते हैं, वन इज आरजीबी कलर्स एंड सेकंड सीएमवाई के कलर्स। आरजीबी कलर्स एक्चुअली लाइट के कलर्स हैं, आपकी स्क्रीन के कलर्स हैं, ठीक है। और जो सीएमवाई के कलर्स हैं वो प्रिंटिंग के लिए बनाए गए कलर्स हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए हम एक बार फोटोशॉप खोल लेते हैं। एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और उसमें कलर फिल करेंगे। अब देखिए यहां 2 तरह के कलर फॉर्मेट्स दिए गए हैं, वन इज आरजीबी एंड सेकंड इज सीएमवाई के, ठीक है। सीएमवाई के बेसिकली प्रिंटिंग कलर्स है, ये उस केस में यूज होते हैं जब व्हाइट के ऊपर प्रिंट करना होता है, ठीक है। आरजीबी कलर्स लाइट के कलर्स है, ये हम तब यूज करते हैं जब स्क्रीन में कोई डिस्प्ले देनी है। यानी स्क्रीन में जो भी चीज आप देखते हैं वो आरजीबी में दिखता है। आपको बेसिकली 3 कलर्स दिखते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ब्लैक तो ऑटोमेटिक है, जब आप स्क्रीन बंद कर देंगे ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। अगर आप प्रोजेक्टर पे ब्लैक कलर को चलाएंगे, एक ब्लैक कलर बनाकर आप प्रोजेक्टर से उसको देखने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं नजर आएगा, क्योंकि ब्लैक कलर की कभी भी लाइट नहीं हो सकती, ठीक है। आप अगर ब्लैक कलर फिल करके प्रोजेक्टर पे चलाएंगे तो सामने जो भी दीवार का कलर है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, जो भी है वही कलर नजर आएगा, इसके अलावा कोई और कलर नहीं नजर आएगा, ठीक है। सो स्क्रीन पे जब हम कलर्स को देखते हैं तो वो आर, जी एंड बी 3 कलर फॉर्मेट हमें नजर आते हैं, ठीक है। रेड का जस्ट उलट ब्लैक है, जब हम रेड 0 कर देते हैं तो सॉरी रेड का जस्ट उलट सियान है, सी स्टैंड्स फॉर सियान, एम स्टैंड फॉर मेजेंटा, वाई स्टैंड्स फॉर येलो एंड के स्टैंड्स फॉर ब्लैक। के स्टैंड्स फॉर ब्लैक इसीलिए ब्लैक का बी नहीं लिया गया क्योंकि बी कंफ्यूजन क्रिएट करता है ब्लू के साथ, इसलिए इसको लिखने का पैटर्न ये है कि इसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो जब हम रेड के रिवर्स की बात करें, रेड किसके ऊपर प्रिंट होता है? ब्लैक स्क्रीन के ऊपर नजर आता है, जबकि सियान व्हाइट के ऊपर प्रिंट किया जाता है, ये डिफरेंस है, ठीक है ना। जब आप प्रिंटिंग में जाते हैं, आपने A4 साइज की शीट पे कुछ प्रिंट किया और अगर आप व्हाइट कलर को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो ब्लैंक पेज निकल आएगा, वो प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से स्क्रीन में व्हाइट लाइट एमिट होती है, लेकिन जब आपने ब्लैक को प्रोड्यूस करना है तो कोई भी पिक्सल लाइट नहीं प्रोड्यूस कर रहा होता, ठीक है। स्क्रीन्स में छोटे छोटे पिक्सल्स हैं, उन पिक्सल्स की जगह एलईडीज लगी होती है, ठीक है। तो जितने पिक्सल ब्लैक होते हैं वहां पे वो एलईडी ऑन ही नहीं होती, वेरी सिंपल, ठीक है ना, वो कोई लाइट ही नहीं एमिट करती।
इसको प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। आरजीबी फॉर्मेट में हाईएस्ट कलर 255 है। वो इसलिए क्योंकि हमें 2 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर चाहिए था। ठीक है, हेक्साडेसिमल कैसे बनता है मैंने कल बताया था। नॉर्मल काउंटिंग 0 से लेकर 9 तक होती है, हेक्साडेसिमल काउंटिंग 16 तक होती है। यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद A B C D E इस तरह से चलती है। पहले हेक्साडेसिमल ही आपको समझा देता हूं एक बार दोबारा से। अब देखिए, अगर मैं इसको ब्लू को 0 रखता हूं तो ये 0 0 प्रिंट हो रहे हैं लास्ट में। अगर मैं इसको 1 कर देता हूं तो 1 हो गया, इसको मैं 2 कर देता हूं 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10 की बजाय A आ गया, B C D E F, अब क्या आएगा, अब 10 आएगा। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 A, यानी 16 डिजिट हैं। कहने का मतलब यह है कि एक काउंटिंग के अंदर 16 डिजिट हैं, B C D E F, फिर अब 20 आएगा। ठीक है, इस तरह से ये काउंटिंग बढ़ती है और 2 डिजिट का हाईएस्ट नंबर जो है वो FF है और FF तक ही काउंटिंग जाती है। दैट्स व्हाई हाईएस्ट कलर इज आरजीबी फॉर्मेट में 255। 255 मैक्सिमम वैल्यू होगी, 256 नहीं होगी। ठीक है, जब हम 255 255 एंड 255 ले लिया, ये कौन सा कलर बन गया, व्हाइट। अब आप घर पे जाके एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें, रेड ग्रीन एंड ब्लू तीनों को मिक्स करें। ठीक है, तीनों कलर्स को मिक्स करें, वो मिक्स करके प्योर रेड लेना, प्योर ग्रीन लेना एंड प्योर ब्लू लेना, वो आप मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे व्हाइट कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको घर जाके करना है। इन तीनों को मिक्स करने पे व्हाइट कलर बनेगा, ये ऊपर देखिए व्हाइट बन गया। ठीक है, इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करना। ठीक है, जब ये तीनों कलर मिक्स हो गए हैं और अपनी फुल स्ट्रेंथ पर हैं, उस वक्त CMY के फॉर्मेट क्या कह रहा है कि 0% 0% 0% एंड 0%। ठीक है, यानी ये फुल है तो वो 0 है। ठीक है, 0 होने का मतलब ये है कि इनमें से कोई भी कलर यूज ही नहीं हो रहा। अगर आप प्रिंट देंगे तो कोई भी इंक चलेगी ही नहीं, डायरेक्ट प्रिंट निकल आएगा, पेपर बाहर आ जाएगा। ठीक है, वहीं अगर आप इसको 100 कर देते हैं, 100 100 100, चारों 100 हो गए, यानी ये प्योर ब्लैक बन गया। यानी अब स्क्रीन पे कुछ भी नहीं नजर आ रहा, सारे पिक्सल डेड हैं, 0 0 0। ना रेड एलईडीज एमिट कर रही हैं, ना ग्रीन एमिट कर रही हैं, ना ब्लू एमिट कर रही हैं। ठीक है, जो एलईडीज हैं हमारी स्क्रीन पे, जो पिक्सल्स हैं वो कुछ भी एमिट नहीं कर रहे, डेड। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मेट हाउ द कलर्स आर फॉर्म्ड। तो बेसिकली रेड का जो रिवर्स है दैट इज सियान। जैसे जैसे सियान को आप घटाएंगे, अभी हम इसको 0 कर देते हैं, जैसे जैसे सियान को आप घटाएंगे वैसे वैसे रेड बढ़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे आप मेजेंटा को घटाएंगे वैसे वैसे ग्रीन बढ़ेगा, और जैसे जैसे येलो को घटाएंगे वैसे वैसे ब्लू बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है। अब जो ये नीचे जो आपका कोड क्रिएट हो रहा है दैट इज नोन एज हेक्साडेसिमल कोड। ठीक है,
तो ये हेक्साडेसिमल कोड ही हम HTML में यूज करते हैं। ये हेक्साडेसिमल कैसे बना आपको समझ में आ गया, ठीक है। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती है उस हिसाब से कोड बन जाता है। वेब में HTML में हम RGB कलर्स ही यूज करते हैं क्योंकि वो हमें दिखना है स्क्रीन पे, प्रिंटिंग से तो कोई लेने देना नहीं, तो CMY के कलर्स का कोई काम नहीं है। वैसे भी कंप्यूटर ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर लेता है, अगर हमने उस पेज को प्रिंट निकालना है तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसको CMYK में कन्वर्ट करके प्रिंट निकाल देगा, ठीक है, काम ऑटोमेटिक होता है। लेकिन फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर व्यू, हम देखना चाहते हैं कि एग्जैक्टली क्या प्रिंट होने वाला है, हम यहाँ पर CMYK फॉर्मेट में ही कलर्स बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत डिफरेंस रह जाता है। अगर आप RGB कलर्स में कोई चीज बनाएंगे और बाद में वो कन्वर्ट होगी CMYK में, तो थोड़ा बहुत कलर में डिफरेंस आता है प्रिंटिंग के टाइम। इट्स बेटर कि प्रिंट वाला डॉक्यूमेंट आप CMYK में ही बनाएं, ठीक है, ताकि आपको एग्जैक्ट व्यू मिले कि क्या छपने वाला है, ठीक है। चलिए अब हम बैकग्राउंड में एक कलर लगाते हैं, दैट इज अब ब्लैक का क्या कोड है हेक्साडेसिमल में, 000 हैश FFF इज वाइट, ठीक है, कोई भी पिक्सल यूज नहीं हो रहा, 000। अब देखिए BG कलर इज इक्वल टू बैकग्राउंड अगेन ब्लैक हो गया। अब आप कहेंगे कि ये तो 6 डिजिट का कोड था, ठीक है, हमने 3 में क्यों लिखा। अगर दोनों डिजिट्स किसी एक के, रेड के सॉरी तीनों के, रेड के दोनों डिजिट्स, ग्रीन के दोनों डिजिट्स और ब्लू के दोनों डिजिट्स सेम है, तो हम 3 डिजिट का कोड भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेड हमारा FF है, ग्रीन हमारा EE है और ब्लू हमारा 11 है, ठीक है, तो हम इसको FE1 भी लिख सकते हैं, FE1, यानी 3 डिजिट कोड भी हम इसको लिखेंगे तो भी सेम है, ठीक है। तो 2 तरह के कोड्स, वन इज 3 डिजिट एंड वन इज 6 डिजिट। अगर मैं इसको FF0 कर देता हूं, इसका क्या मतलब है, ये इक्वल है किसके, FF00 के, क्लियर है। तो ये सेम कलर प्रोड्यूस करेगा जो FF00 प्रोड्यूस करेगा, दैट इज लिटिल बिट ब्राइट, थोड़ा फर्क आ गया कलर में, ठीक है। तो इस तरह से हम बैकग्राउंड कलर के नाम का एट्रीब्यूट हमने यूज किया है और पूरी बैकग्राउंड का कलर हमने चेंज कर दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बैकग्राउंड कलर यूज करने की बजाय मुझे बैकग्राउंड में एक इमेज लगानी है, बैकग्राउंड में मुझे इमेज लगानी है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इमेज किस नाम से थी, HTML.png के नाम से थी, यही ना, हाँ, यहां से हटा देते हैं किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि यहां पे भी सेम इमेज यूज हो रही है, Ctrl+S। अब देखिए ये इमेज रिपीट होनी स्टार्ट हो गई है। अब आप फोटोशॉप का कमाल दिखाकर बहुत प्यारे टेक्सचर्स क्रिएट कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स, फोटोशॉप स्किल्स, ठीक है। वेब आर्टिस्ट पहले हर वेबसाइट का एक फोटोशॉप बना लेते हैं, उसके बाद ये छोटे छोटे पिक्सल्स पिक करते हैं और उनको बैकग्राउंड के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है, CSS से उनको अटैच करते हैं। ये एक जनरल पैटर्न रहा है HTML4 तक, HTML5 में तो ये सब चीजें, मैक्सिमम चीजें CSS के थ्रू ही होने लगी, ठीक है, लेकिन HTML4 तक का जब ट्रेंड था
तो मैक्सिमम चीजें ऐसे बनाई जाती थी। अब उसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, छोटा सा, एक प्यारा सा हम टेक्सचर क्रिएट करते हैं। बड़ा ही छोटा सा एक टुकड़ा मैंने क्रिएट किया है और इसको मैं कलर देता हूं अपनी पसंद का, कोई ब्लू। ये छोटे से टुकड़े में मैंने ब्लू फिल कर दिया है। इतने टुकड़े को मैं जस्ट क्रॉप कर लूंगा, ठीक है। ध्यान रहे टुकड़ा जितना ज्यादा छोटा होगा उतनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, ठीक है। ये पीस जो है इसकी क्वालिटी अपने को बहुत हाई नहीं रखनी, क्योंकि ये नजर ही बहुत छोटा आना है। हम इसकी क्वालिटी उतनी सेट कर दें कि विजिबिलिटी में कोई असर ना पड़े, ठीक है। एक bg.jpg के नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ, रिप्लेस। आइए नोटपैड प्लस प्लस खोलते हैं वापस से, बैकग्राउंड bg.jpg, सेव। देखिए, ठीक है। छोटा सा एक पैटर्न मैंने लिया, अब इसको और छोटा कर देंगे तो और प्यारा लगेगा। इट डिपेंड्स ऑन इट्स साइज। इमेज साइज 23 पिक्सल का है अभी। अभी हम इसको 23 की बजाय 10 पिक्सल कर देते हैं, 10/5, ठीक है। बहुत छोटा पीस। Just change it. I am replacing it. Now let's see what happens. It's looking more beautiful. ठीक है। तो छोटे छोटे पीसेस आपकी HTML वेबसाइट को बहुत प्यारा बना सकते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा अलाइन, वलाइन, बीजी कलर, बैकग्राउंड। नेक्स्ट इज आईडी क्लास, ये हम CSS के साथ करेंगे, फर्दर करेंगे। विड्थ हाइट मैंने आपको करके दिखा दिया। अब बात करते हैं टाइटल की। टाइटल कब काम आता है? अब जैसे एक इमेज लगानी है अपने को, img src is equal to html.png, ठीक है। इस पे हम एक टाइटल दे देते हैं, टाइटल माय इमेज, एंड क्लोजिंग टैग लगा देते हैं। अब क्या होगा, ये इमेज आ रही है, इसके ऊपर जैसे ही मैं कर्सर ले जाता हूं, आप देखिए नीचे एक छोटा सा माय इमेज निकल कर आ रहा है, दैट इज टाइटल। वो इस पर्टिकुलर इमेज का टाइटल है, ठीक है। इमेज टाइटल्स आर इंपॉर्टेंट। किसी भी वेबसाइट में आप जाते हैं, इमेज के टाइटल्स दिए गए होते हैं, ठीक है। इसके दो फायदे हैं, एक यूजर को इंफॉर्मेशन मिलती है कि इमेज किसके बारे में है, दूसरा सर्च इंजन को इंफॉर्मेशन मिलती है कि इमेज क्या है। आप गूगल पे सर्च करते हैं शू डिजाइन्स, अब गूगल को कैसे पता चला इमेजेस में कि ये जूता है? वो टाइटल टैग से ही तो आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली इन वेबसाइट्स पर, वैसे तो गूगल बहुत स्मार्ट है आज की डेट में, लेकिन स्टार्टिंग में जो इनका डाटाबेस बिल्ट हुआ वो इन्हीं टाइटल्स के बेस पे हुआ। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत है गूगल के पास, उसने पिक्चर्स की रिजेम्बलेंस से ही पहचानना शुरू कर दिया। आप इस पिक्चर को गूगल को देंगे तो इससे मिलती जुलती बहुत सारी पिक्चर्स निकाल के दे देगा गूगल, ठीक है ना। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है, लेकिन स्टार्टिंग कैसे हुई? उसने इन टाइटल टैग से ही समझना शुरू किया कि ये इमेज किस चीज की है, उसका डाटाबेस बिल्ड होना शुरू हुआ, ठीक है।
So this is very important. अब देखते हैं इस वेबसाइट में क्या इन्होंने टाइटल टैग दिया है। जरूरी नहीं है कि दिया होगा आज की डेट में। जो चीज मैं बता रहा हूं कि गूगल का सर्च इंजन बहुत इंटेलिजेंट हो गया आज की डेट में, लेकिन एक टाइम था जब टाइटल टैग्स बहुत मैटर करते थे आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग में। IMG क्लास दिया इन्होंने, देन SRC दिया, इसमें जावास्क्रिप्ट का भी यूज किया गया है, इमेज रेजोल्यूशन का यूज किया गया है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जिसका इन्होंने यूज किया है। स्पेक्ट एलिमेंट करके आप चेक कर सकते हैं किसी भी चीज को, ठीक है। बट द थिंग इज आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएगी जिसपे आप कर्सर ले जाते हैं तो उसका एक इमेज आपके सामने आता है, ठीक है। जहां तक मुझे याद है विकिपीडिया में ऐसा मैंने देखा है, अक्सर पेजेस पर एक टाइटल टैग जरूर रहता है। देखो, हेड एंड शोल्डर्स फोटो बिल गेट्स, कितना डिस्क्रिप्टिव टाइटल है। हेड भी नजर आ रहा है, शोल्डर भी नजर आ रहा है, ठीक है ना। बंदे ने टाइटल दिया है हेड एंड शोल्डर्स फोटो ऑफ बिल गेट्स। इतना डिस्क्रिप्टिव टाइटल होगा उतनी सर्च इंजन में इंडेक्सिंग अच्छी होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी की वेबसाइट डिजाइन करेंगे तो इन चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। जितना आप ध्यान देंगे उतना गूगल इन चीजों को फटाफट से अपने पेजेस पर लिस्ट करता जाएगा और आपको ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको इस सेंटर पर आना है और आपको 2 किलोमीटर दूर से ही बोर्ड मिलना शुरू हो जाए कि आगे जाके दाएं मुड़े, आगे जाके बाएं मुड़े, तो कितने आसानी से आप पहुंच जाएंगे। सेम सर्च इंजन आपकी वेबसाइट पे एक एक इंफॉर्मेशन को उठाता है, वो देखता है कि इमेज किस चीज की है, वो अपना एल्गोरिदम लगाएगा, पहचानेगा इमेज किस चीज की है, समझ में आएगी ठीक है, नहीं आएगी तो छोड़ देगा। वहीं अगर आपने डिफाइन कर दिया उसको टाइटल टैग देकर तो चीजें बड़ी क्लियर होगी। अब देखिए, अब ये इसका कोड है, इमेज। हाँ, इस चीज को एक और तरीके से किया जा सकता है, ऑल्ट टैग भी लगाया जाता है, ठीक है ना। हेड एंड शोल्डर्स फोटो ऑफ बिल गेट्स, ठीक है। क्लियर। तो इस तरह से हम इस काम को करते हैं। यहां पर इन्होंने ऑल्ट टैग लगाया है। ऑल्ट टैग का भी सेम ही पर्पज है जो टाइटल टैग का है, मैटर ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। पहले टाइटल टैग ज्यादा यूज होते थे, अब ऑल्ट टैग की प्रेफरेंस ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, बट सेम काम है, इसका काम भी वही है, उसका काम भी वही है, ठीक है। ALT के नाम से लगाया जाता है, दैट विल बी नहीं, टाइटल टैग भी लगाया इन्होंने, टाइटल इज इक्वल टू हेड एंड शोल्डर्स फोटो बिल गेट्स, फिर ALT टैग भी लगाया, दोनों लगाए हुए हैं, समझ रहे हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं बता देता हूं। ऑल्ट टैग की इंपॉर्टेंस सर्च इंजन के लिए ज्यादा है, ठीक है, वो टाइटल से भी डाटा उठाता है,
ऑल टैग की इंपॉर्टेंस सर्च इंजन के लिए ज्यादा है, जैसे गूगल, याहू, बिंग। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन बेसिकली ऑल्ट टैग से उठाते हैं। ठीक है, टाइटल टैग की जो वेटेज है वो यूजर के लिए ज्यादा है, यानी आपके लिए। आपको क्या दिखाना है यहां, वो टाइटल टैग डिसाइड करेगा। ठीक है, सर्च इंजन दोनों को देखता है, ऑल्ट को भी देखता है, टाइटल को भी देखता है, लेकिन टाइटल की जो इंपॉर्टेंस है वो किसके लिए ज्यादा है, यूजर के लिए। ठीक है, यूजर को इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि ये हेड एंड शोल्डर्स फोटो है बिल गेट्स की। लेकिन जो ऑल्ट टैग है उसकी वेटेज सर्च इंजन के लिए ज्यादा है, जैसे गूगल, बिंग, याहू, जितने भी सर्च इंजन है जिसमें हम जाके सर्चिंग करते हैं। ठीक है, क्लियर। सो इन टूडेज सिनेरियो बोथ आर इंपॉर्टेंट। आप दोनों को ही लिख लें और दोनों ही लगाने की आदत डालें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो अभी तक हमने पढ़ा अलाइन, वलाइन, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड, विड्थ, हाइट एंड टाइटल। ठीक है, इसके बाद हम एक लिंक को फॉलो करेंगे। इस लिंक पर जाके करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स और डिस्कस करेंगे। What happened? ये लिंक का रेफरेंस मैंने इसलिए दिया है क्योंकि यहां पर बहुत ही अच्छे से बताया गया है कि किस एलिमेंट के अंदर, यानी किस टैग के अंदर कौन सा एट्रीब्यूट हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब पहला इन्होंने दिया है ए। ए के अंदर हम एचरेफ देते हैं। ठीक है, एचरेफ क्या किस लिए होता है, लिंक्स को जोड़ने के लिए। पता है, हमने पेजेस को आपस में जब लिंक किया तब हमने ए एचरेफ यूज किया। उसके बाद हम ए के साथ एक नेम टैग का भी यूज करते हैं। मैंने कल भी बताया था, क्या बताया था, नेम टैग हम क्यों यूज करते हैं। अच्छा, लगा नहीं था। ठीक है, मैंने जस्ट जनरली बताया था। एमएस वर्ड में बुकमार्किंग करी है आपने, बुकमार्क करा है? अच्छा चलो, ये डायरी दिखा रहे, एक मिनट। इसमें आपको निशानी लगानी है कि मैंने कहां तक पढ़ा है। कैसे लगाएंगे, इसमें आप एक पीस ऑफ पेपर रख देंगे या वो एक धागा सा आता है, ठीक है ना, वो धागा आप इसमें डाल देंगे। उससे क्या होगा, आपको निशानी लग जाएगी कि यहां तक हमने पढ़ लिया है। ठीक है, इसको हम कहते हैं बुक मार्क। एमएस वर्ड में होती है। मैं एमएस वर्ड से रेफरेंस इसलिए देता हूं क्योंकि एमएस वर्ड हर आदमी जानता है और वहां से समझना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये जो निशानी आपने दी, दैट इज नोन एज बुक मार्क। उसी तरह से जब आपका एक डॉक्यूमेंट है, उसमें किसी एक जगह पर आपको लगता है कि ये हमें इसका लिंक करना है किसी और जगह से, ठीक है, तो उसके लिए हम नेम टैग का यूज करते हैं।
इसको कैसे किया जाता है? बेसिकली फॉर एग्जांपल ये एक ऐसा पॉइंट है, यहां पे क्लिक नहीं होता, एंकर टैग में क्लिक से कोई लेना देना नहीं होता। एंकर टैग का मतलब होता है कि इस जगह को हम एक नाम दे देंगे, ठीक है। सो एंकर टैग का मतलब है इस जगह को हम एक नाम दे देंगे और इसको हम अपने पेज में कहीं और से भी जोड़कर देख सकते हैं, यानी कहीं और से भी इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ए नेम, इसको मैंने नाम दे दिया आफ्टर फर्स्ट पैराग्राफ, इसको एक नाम दे दिया मैंने इस जगह को। और इस तरह का जो नेम टैग है उसको हम साथ के साथ ही क्लोज करते हैं, ठीक है, उसको हम साथ के साथ ही क्लोज करते हैं। इसका कभी कहीं पर भी कोई साइन हमारे पेज पर नहीं दिखता, ठीक है, लेकिन इसका फायदा हम आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। अब फॉर एग्जांपल किसी जगह पर आपको क्लिक करके इस पॉइंट पर आना है, तो आप क्या करेंगे? इसका जो नाम मैंने दिया है ना, उसको आप एज इट इज यूज कर लेंगे आफ्टर फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। इसको समझने के लिए हम एमएस वर्ड खोल लेते हैं दोबारा से। यहां से समझना आसान है। थोड़ा बड़ा सा मैंने डॉक्यूमेंट ले लिया, सेम टेक्स्ट बार बार कॉपी पेस्ट मैंने किया और मैंने टेक्स्ट बड़ा ले लिया, ठीक है। अब ये पेज नंबर 2 पर ये एक ऐसी जगह है जिसको मुझे किसी और बटन से लिंक करना है, ठीक है। तो मैं यहां पर रेफरेंसेस में जाऊंगा, इंसर्ट, सॉरी इंसर्ट में जाऊंगा और बुकमार्क पे जाऊंगा। बुकमार्क का नेम दूंगा सेकंड पेज, सेकंड पेज। यहां पर ये बुकमार्क क्रिएट हो गया, दिख नहीं रहा ना आपको कुछ भी? यहाँ हम इसको पहचान करने के लिए थोड़ा सा येलो कर देते हैं। यहाँ लगाया मैंने बुकमार्क, तो सब आपको पता है कि यहाँ बुकमार्क लगा हुआ। अब पेजेस बड़े सारे हैं इस डॉक्यूमेंट में। अब मान लीजिए मैं थर्ड पेज में हूं और मुझे तुरंत उसी जगह पर जाना है। ये एक सेकंड पेज का बुकमार्क बना हुआ है, इस पे मैं गो टू करूंगा, देखो मेरे को वापस से ऑटोमेटिकली उसी जगह पर ले आया, ठीक है। हमने इस जगह को एक नाम दे दिया, जैसे एक शहर का नाम होता है, ठीक है, कि ये यमुना नगर है। अब आपको जाना है तो आप क्या करेंगे? जस्ट जीपीएस में डालेंगे यमुना नगर और मैप करते हुए वहां पहुंच जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से एक एंकर, एक जगह को हमने कोई नाम देना है, तो एंकर टैग दो तरह के होते हैं, एक जिसपे क्लिक करके हम दूसरे पेज पर जाते हैं और एक जिसमें हम उस जगह को एक नाम दे देते हैं ताकि कोई भी वहां पहुंच सके, उसको हमने एक एड्रेस दे दिया, ठीक है। सो दिस इज द नेम टैग, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। द नेम एट्रीब्यूट इज इंक्लूडेड इंस्टेड ऑफ href attribute, then the a tag is being used to mark a spot in the page that can later be pointed to by a link. In this case the a tag immediately follows the opening tag, ठीक है। आगे b tag makes, that is bold। बोल्ड में कोई भी एट्रीब्यूट नहीं होता, ठीक है, कोई एट्रीब्यूट इन्होंने यूज नहीं किया। ब्लिंक टैग
मेरी नॉलेज में आज की डेट में ऑब्सोलीट हो गया है। लेट्स मेक अ ट्राई करते हैं कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। It is not working as per my expectations. Let's try it between a paragraph. ब्लिंक काम करना बंद कर गया है, एब्सोल्यूट हो चुका है। ठीक है, ब्लिंक आज की डेट में हमने कहीं नहीं देखा। ब्लिंक का काम होता था, ठीक है, आज की डेट में कोई वेबसाइट देखिए जिसमें ब्लिंकिंग हो रही है, पुरानी थी वेबसाइट्स, ठीक है ना। आजकल वो पैटर्न बंद हो गया। आजकल होती है, जावास्क्रिप्ट लगती है उसकी, ठीक है, वो बेसिक टैग बंद हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज बॉडी। बॉडी के अंदर हम क्या क्या लगा सकते हैं? बॉडी में टेक्स्ट का कलर आप डिफाइन करना है तो बॉडी टेक्स्ट इज इक्वल टू कलर लगा देंगे। एग्जांपल से कर लेते हैं इसको। अब ये बॉडी है आपकी, और बैकग्राउंड बीजी कलर में ब्लैक ले लेता हूं। बीजी कलर इज इक्वल टू ब्लैक ले लेता हूं, राइट, एंड टेक्स्ट कलर व्हाइट ले लेता हूं। क्लियर? देखिए, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। बैकग्राउंड मैंने आपको लगाकर दिखा दिया, बीजी कलर भी मैंने आपको लगाकर दिखा दिया। बीआर हम स्टार्टिंग में कर चुके हैं, हाउ द बीआर इज यूज्ड, ठीक है। सेंटर टैग, इसका काम होता है किसी भी कंटेंट को सेंटर में अलाइन करना। हेलो, मैं लिखता हूं, सेंटर से स्टार्ट किया, इसको पैराग्राफ अलाइन करके भी कर सकते हैं और डायरेक्ट सेंटर करके भी लगा सकते हैं। देखिए ये हेलो सेंटर में आ गया, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट के अंदर दो तरह के एट्रीब्यूट्स हैं, बेसिक एट्रीब्यूट्स दो हैं, कलर एंड साइज। वैसे तो और भी है, लेकिन बेसिक एट्रीब्यूट्स दो ही है, कलर एंड साइज, ठीक है। अब पैराग्राफ के अंदर आपने फॉन्ट लिया, मान लीजिए फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 12 and color is equal to green. Control S. Size is equal to 12, color is equal to green. दोनों चीजें हो गई, ठीक है। So in this way this works. नेक्स्ट फॉर्म। फॉर्म हम तभी करेंगे जब हम फॉर्म की बात करेंगे। फॉर्म एक दिन का टॉपिक है पूरा, आज भी हम जस्ट रिपीट सेशन कर रहे हैं, तो आज फॉर्म नहीं, आज हम सिर्फ टेबल करेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। हेडिंग्स के अंदर कोई टैग नहीं है स्पेसिफिक, कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है स्पेसिफिक, ठीक है। हेड में कोई स्पेसिफिक एट्रीब्यूट नहीं है, एचटीएमएल में कोई स्पेसिफिक एट्रीब्यूट नहीं है। आए इमेज, इमेज में हमने एसआरसी वेट एंड हाइट दोनों कर लिए, ठीक है। इनपुट, इनपुट इज अ पार्ट ऑफ, अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ फॉर्म, ठीक है। इनपुट बनाए जाते हैं उसमें बड़े सारे, फिर इसमें टेक्स्ट
टेक्स्ट एरिया, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, रीसेट एंड सबमिट, इन सब चीजों का यूज किया जाता है। उसके बाद एलाइज, लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, ऑप्शंस, इट्स अगेन अ पार्ट ऑफ फॉर्म। जब आप कोई फॉर्म में सिलेक्ट करते हैं, आपने सिलेक्ट करना है मेल, फीमेल या अनडिसाइडेड, तीनों में से आप ड्रॉप डाउन आता है उसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम फॉर्म में ही करेंगे। पैराग्राफ, इसको हम डिस्कस कर ही रहे हैं, यू नो दैट। ठीक है, स्क्रिप्ट, ये जावास्क्रिप्ट को अटैच करने के लिए हम यूज करते हैं। कोई जावास्क्रिप्ट हमने यूज की है अपने वेबसाइट में और उसको लिंक करने के लिए, जोड़ने के लिए हम सिंपल ये बेसिक टैग यूज करते हैं, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, और उसके बाद एसआरसी उसका लिंक लगा देते हैं। ठीक है, कोई भी वेबसाइट आप देखेंगे बिना जावास्क्रिप्ट की आज की डेट में कोई भी वेबसाइट नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं जावास्क्रिप्ट यूज हो रही है। 99% वेबसाइट्स, ये देखिए स्क्रिप्ट, उसका एसआरसी लगाया। ठीक है, तो इस तरह से हम स्क्रिप्ट्स को लिंक करते हैं। तो ये किसी भी जावास्क्रिप्ट को लिंक करने के लिए बनाई जाती है, इसको हम इस तरह से लगाते हैं। ये आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं हम टेबल पे। टेबल, आज हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेबल करना है। टेक्स्ट एरिया फॉर्म में करेंगे। टाइटल आप जानते हैं, टाइटल हमने हेड में किया था। अब ये टी आर टी टी, ये टेबल का ही हिस्सा है। ठीक है, ये टेबल में अभी हम पढ़ते हैं डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट इज अंडरलाइन एंड यूएल, दैट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये सब हम कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा है टीटी टैग। टीटी टैग का मतलब है टेक्स्ट को फिक्स्ड विड्थ करना, यानी जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं वो इक्वल विड्थ के नजर आते हैं इसमें आपको। हाँ? नहीं कर दी, ऑन कर दी, अब कर दी, रिज्यूम। ठीक है, अब देखिए इसमें जितने भी फ़ॉन्ट साइज है ना, ये इक्वल विड्थ में आ गए हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे आई पतला है, ठीक है, लेकिन डब्ल्यू की विड्थ ज्यादा है। ठीक है, ये जो टैग है टीटी, ये सभी फ़ॉन्ट्स को इक्वल विड्थ दे देता है। आई भी उतनी ही जगह में आ रहा है, एल भी उतनी ही जगह में आएगा, बी भी उतनी जगह में आएगा, ई भी उतनी जगह में आएगा। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक पर्पस बिटवीन एल। देखिए सारे जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं सभी इक्वल साइज के हो गए, इवन एक जो फुल स्टॉप है ना, डॉट जो है वो भी इक्वल हो गया है। ठीक है, सो दैट इज टीटी टैग, जिसको हम इक्वल विड्थ करने के लिए लगाते हैं। कोई भी एक स्पेस है उसका साइज इक्वल रहेगा, ये भी इतना है, डॉट भी उतनी ही जगह लेगी, टी भी उतनी जगह लेगा, एच भी उतनी जगह लेगा, सब कुछ इक्वल स्पेस लेगा। ठीक है, तो दैट इज टीटी टैग। तो आइए अब हम टेबल शुरुआत करते हैं।
तो टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने का बेसिक प्रिंसिपल ये है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए टेबल होती क्या है। अगेन वापस आते हैं एमएस वर्ड पे, इंसर्ट में जाएंगे, टेबल लेंगे, फॉर एग्जांपल 3 नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम हम डिसाइड कर लेते हैं और ये हमने टेबल ले ली। ठीक है, अब इस टेबल को हम एक स्टाइल दे देते हैं कुछ इस टाइप से। एक लाइन हमारी थोड़ी सी डार्क होगी, कुछ इस टाइप से। यहाँ पर हम नेम लिख रहे हैं, रोल नंबर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड फोन नंबर। ठीक है, समझ में आ गया पर्पस। नेम है सुमित, रोल नंबर कुछ भी हो सकता है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ 28 अक्टूबर 1991, फोन नंबर 10 पे। नेम राहुल, रोल नंबर, फादर नेम रुपेश, डेट ऑफ बर्थ 21 अगस्त 1990, फोन नंबर। ठीक है, दिस इज द पर्पस ऑफ टेबल। जब हम कुछ इस तरह से कोई भी डाटा बनाते हैं तो हम टेबल करते हैं। तो आइए हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। HTML में टेबल कैसे क्रिएट की जाती है, मैं सारा कुछ डिलीट कर रहा हूं यहां से ताकि मैं इसको समझ सकूं टेबल। ठीक है, टेबल में बहुत सारे टैग्स यूज किए जाते हैं और बहुत सारा डाटा। तो पुराने जमाने में तो वेबसाइट ही टेबल में बनती थी। ठीक है, अब तो वो ट्रेंड खत्म हो गया। पहले पूरी वेबसाइट टेबल्स के अंदर बनाई जाती थी, इवन मेन्यूज, उसके लेफ्ट साइड, राइट साइड, सब कुछ टेबल्स के अंदर ही डिसाइड किया जाता है। ठीक है, अब उसका अल्टरनेटिव आ गया। पुराने जमाने में टेबल यूज होती थी, फिर डिव्स एंड स्पैन्स यूज होने लग गए। अब असाइड, फुटर, हेडर, सेक्शन, अब तो बहुत कुछ यूज होता है। ठीक है ना, और बूटस्ट्रैप आने के बाद तो उसके सेक्शंस बड़े अलग तरह से हम डिसाइड करने लग गए हैं। चीजें बहुत बदल गई हैं, बट टेबल स्टिल इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि बहुत सारे काम हम टेबल्स में ही करते हैं अभी भी। ठीक है, तो आइए टेबल को शुरुआत करते हैं। टेबल को समझने के स्टार्ट करने के लिए टेबल टैग का यूज किया जाता है और इसको टेबल से ही फिनिश किया जाता है, /table। ठीक है, इसमें नेस्टेड टैग्स भी हैं और पेरेंट सिबलिंग टैग्स भी हैं। ठीक है, यानी एक टैग के अंदर दूसरा टैग स्टार्ट होता है और पेरेंट सिबलिंग यानी वो डिपेंडेंट भी है, अकेले काम नहीं करेगा वो। ठीक है, अब टेबल पेरेंट है, टेबल होगा तो टेबल के अंदर बाकी दूसरे टैग्स काम करेंगे, अदरवाइज कोई गारंटी नहीं। डिपेंड्स ऑन ब्राउजर, कितना स्मार्ट है ब्राउजर। ठीक है, सो द पेरेंट टैग इज टेबल। उसके बाद नेस्टेड टैग है इसके अंदर, दैट इज TR, दैट इज, इसका क्या नाम होता है, मतलब होता है टेबल रो। TR को हम /TR पर ही क्लोज करते हैं। ठीक है, जितनी भी रोज हैं MS वर्ड में आपने देखा, कितनी रोज हैं, 1, 2 एंड 3, 3 रोज हैं। सुमित, राहुल एंड तीसरी रो भी ब्लैंक है, 4 रोज है बेसिकली, ऊपर नेम भी है। ठीक है, लेकिन इसको हम टेबल हेड कहते हैं। ठीक है, दैट इज नॉट अ रो, दैट इज अ हेडिंग, TH। ठीक है, सेम वही डाटा हम इसमें भी बनाते हैं जो हमने वहां पर बनाया। तो सबसे पहले टेबल में हम टेबल हेड लेंगे, TH, ये पेरेंट टैग है। ठीक है, /TH। उसके बाद टेबल रोज हमने 3 लेनी है, एक ब्लैंक छोड़नी है, इस तरह से। ठीक है, टेबल से स्टार्ट हुआ, टेबल पर फिनिश हुआ। फर्स्ट हेडिंग है, देन रोज है, 3 रोज है। ठीक है, अब हेडिंग क्या है, हेडिंग में अब आपको कितने कॉलम्स कितने लेने हैं, 1 कॉलम फॉर नेम, देन फॉर रोल नंबर, देन फॉर फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड फोन नंबर। कितने कॉलम है, 5 कॉलम है टोटल।
क्लियर? अब 5 कॉलम बनाएंगे। टेबल डिवीजन, इसके लिए हम टीडी यूज करते हैं, /TD, ठीक है। अब ये डिविजन हम 5 बना लेंगे इसके अंदर, रोल सी 2 3 4 5 मैंने पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। इस पूरे को 5 बार मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसी तरह से रॉज में भी मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं इन सब में। अब ये मेरे टेबल का एक ब्लैंक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, जिसको मैं देखना चाहूं तो कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि डाटा नहीं है, ठीक है। तो आइए पहले इसमें बेसिक टैग्स का यूज करके कुछ बॉर्डर दे दिया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले टेबल में हम बॉर्डर्स और उसकी विड्थ ये डिफाइन करते हैं। टेबल में बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर इज इक्वल टू 1 पिक्सल, ठीक है, कंट्रोल S। अब देखिए ये छोटा 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 आपको दिख रहा है, ये हमारी एक छोटी सी टेबल बन गई है, बॉर्डर आ गया तो हमें दिखने लग गया है, ठीक है। Just a minute. तो अब ये जो MS वर्ड में डाटा था, इसी डाटा का ही हम यूज करते हैं। सबसे पहले नेम, यहां पर हम नेम डालेंगे, नेम, रोल नंबर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड फोन नंबर। नेम, रोल नंबर, नहीं एक गलती कर रहे हैं, TR तो ऐसे ही रहेगा, दिस विल बी TH, सॉरी। तो कॉलम्स हैं, रो तो रहेगी, रो में डिविजन्स की बजाय हम हेडिंग्स बनाते हैं, TH। ये सुधार लो, ये गलती होगी, TH। जो हेडिंग है ना, हेडिंग के लिए हम डिविजन्स नहीं क्रिएट करते, हेडिंग्स ही क्रिएट करते हैं, रो वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है। तो TR रहेगा, ये रो है, ठीक है, उसमें हेडिंग, ये भी हेडिंग, TH TH TH, तो 5 हेडिंग लेनी है हमने, ठीक है। एक रो में 5 हेडिंग लेनी है, नेम, रोल नंबर, नेक्स्ट इज फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड फोन नंबर। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या है, नेम, रोल नंबर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड फोन नंबर, ये हमारी हेडिंग आ गई। अब उसके बाद हम नेम डाल लेते हैं सेम, सुमित, राहुल, राजेश एंड रुपेश। Here I will put इस TD के अंदर, ये ध्यान रखना किसके बीच में आपको करना है, TR ओपनिंग है, TR क्लोजिंग है, उसके बीच में हमने 5 TD लिए हैं, यानी डिविजन्स लिए हैं, 5 कॉलम लिए हैं, ठीक है। एक कॉलम का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, इसके बीच में हम टेक्स्ट डालेंगे, ठीक है। राजेश, नेम राजेश है, रोल नंबर 3 4 5 एंड रुपेश, डेट ऑफ बर्थ 28 अक्टूबर 1991 एंड फोन नंबर कुछ भी हो सकता है,
दिस वे, ठीक है, कंट्रोल एस, देखिए, ठीक है। तो ये टेबल का स्ट्रक्चर आपका तैयार हो गया, जिसमें बॉर्डर्स हमने ले रखे हैं, तो सभी सेल्स पे और पूरी टेबल पे सभी पे बॉर्डर आ गया, ठीक है। और जो ब्लैंक रो है उसको थोड़ा सा स्पेस अभी अलॉट किया गया है, आप चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आइए वापस से टैग्स पे आ जाते हैं। तो टेबल में हमने बॉर्डर टैग लगाना देख लिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल पैडिंग। सेल पैडिंग होता है जो साइडों में स्पेस क्रिएट होता है, ठीक है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। सेल पैडिंग, सेल पैडिंग एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं, 3 पिक्सल ले लेते हैं। ये देखिए, ये कॉर्नर्स में स्पेस बन गया है, ठीक है। पहले बिल्कुल चिपका हुआ था एजेस से, देख रहे हैं, अब थोड़ा सा स्पेस पड़ गया है। अगर मैं पैडिंग 3 की बजाय 13 कर देता हूं तो आपको डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, खुला खुला होगा, ठीक है। अब ये पैडिंग चारों तरफ से काम कर रही है, इधर भी इतना ही स्पेस है, इस कोने में भी इतना ही स्पेस है, इस कोने में भी इतना ही है। So we are talking about this space, this and this, ठीक है। तो ये जो स्पेस है ये हमारा कितना है, 13 पिक्सल ले रखा है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज पैडिंग। नेक्स्ट इज सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग हम कर देते हैं 15 पिक्सल्स, ठीक है। सेल स्पेसिंग का मतलब है कि ये जो सेल्स है ना, ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं, दिस वन, ये जो बॉर्डर है ये वाला, ठीक है, इसका मेन जो बॉर्डर है हमारे टेबल का, उससे कितना डिस्टेंस है, ठीक है। यानी ये टेबल है, इनके आपस के बीच में कितनी दूरी है, हम इसकी बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डिस्टेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डिस्टेंस, ठीक है। ये हमारा सेल स्पेसिंग है कि सेल्स के बीच में आपस में कितना स्पेस है, वो हमारा सेल स्पेसिंग है, ठीक है। विड्थ, दिस डिफाइन द विड्थ ऑफ द टेबल। टेबल की चौड़ाई कितनी रखनी है, is width, width is equal to, I say I want to keep it only 300 pixels, width of the table is only 300 pixels। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, टेबल बहुत छोटी हो गई है, ठीक है ना। टेक्स्ट आपस में सिकुड़ रहा है क्योंकि साइज मैंने कम कर दिया, ठीक है। अगर वही मैं इसको 300 की बजाय 500 कर दूं, now I am talking about full width of the table, 1500 कर दिया और चौड़ा हो गया, ठीक है। लेकिन उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। अब मान लीजिए मैं इसको 100 पिक्सल कर देता हूं, तो ये उतना ही जाके टिकेगा जितना 300 में था। एक्चुअल में वो 300 में नहीं था, वो 400 500 के आसपास था। रीजन, इससे ज्यादा इसके पास स्पेस नहीं है कंजस्टेड होने के लिए, ठीक है ना। एक लेटर, एक जो वर्ड है, ठीक है, एल, वो तो कम से कम एक लाइन में आएगा ही आएगा,
जितनी उसकी हैसियत है कॉम्पैक्ट होने की, उससे ज्यादा नहीं हम कर सकते, ठीक है ना। अब जैसे इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो इसको पूरी जगह तो चाहिए, ठीक है, ये जगह छोड़ नहीं रहा, तो टेबल इससे ज्यादा छोटी नहीं हो पा रही, ठीक है। लेकिन यहां पर जगह है तो ये कॉम्पैक्ट हो गया, ठीक है। तो जहां जगह है वहां तो ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा, जहां जगह नहीं है तो वो मैक्सिमम जितनी मिनिमम से मिनिमम हो सकती है वहां जाके वो रुक जाएगा। तो दिस इज विड्थ। विड्थ हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं विड्थ बहुत ज्यादा कर दूंगा तो खुली खुली हो जाएगी टेबल, ठीक है। अब मेरे पास सफिशिएंट स्पेस है, खोलना तो आसान है लेकिन टाइट हम ज्यादा नहीं कर सकते। आपको एक मिनिमम स्पेस जितना चाहिए वो तो अब मिलना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज बीजी कलर। बीजी कलर पता है, हम पहले भी लगा चुके हैं। बीजी कलर इसमें भी काम करेगा। आई से ग्रीन, पूरा टेबल मुझे ग्रीन करना है, ठीक है। लेट्स से ये पूरा टेबल ग्रीन हो गया, ठीक है। इससे येलो, ठीक है। थोड़ा ग्रे कर देते हैं, ग्रे करना बड़ा आसान है। ऐश 0 1 0 1 0 1। अब ये ज्यादा ब्लैक हो गया, थोड़ा और लाइट रखते हैं इसको। इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, थोड़ा ग्रे हो गया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट हम खुद भी कर सकते हैं कलर्स के साथ, ठीक है। इंटेंसिटी हम बढ़ा रहे हैं इसकी धीरे धीरे करके। यूं तो लिखने में ग्रे लिखेंगे वो भी काम करेगा, GREY ग्रे। जस्ट स्पेलिंग्स आपकी सही होनी चाहिए, सब काम करेगा, ठीक है। सो दिस वे हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये बेसिक टैग्स हैं जो हम टेबल के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। इसके साथ जो टीडीज बनी है, हर टीडी के अंदर हम अलग अलग एट्रीब्यूट्स भी यूज कर सकते हैं। ये टैग्स तो वो थे, सॉरी ये वो एट्रीब्यूट्स थे जो हम पूरी टेबल पे अप्लाई करते थे, ठीक है। करना चाहे करें, ना करना चाहे ना करें, एवरीथिंग इज ऑप्शनल। आप कैसा डिजाइन करना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। टीडीज जो डिविजन्स हैं उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं, जैसे अलाइन है, ठीक है। अलाइन राइट सेंटर लेफ्ट, टीडी पे जो चीजें अप्लाई होंगी वही सेम टीएच पे भी अप्लाई होंगी, एट्रीब्यूट सेम रहेंगे, क्योंकि टीएच जो है टीडी का ही पार्ट है, बस ये उस हेडिंग को दिखाता है, ठीक है ना। ये स्पेसिफाई करता है कि ये हेडिंग है और उसके बाद कॉलम्स है, ठीक है। अलाइन सेंटर, ER कंट्रोल S, ये पहले से ही हेडिंग में अलाइन सेंटर है, तो यहाँ इस चीज को करने का पता नहीं चलेगा। मैं इसको अलाइन राइट कर देता हूँ। जो हेडिंग्स होती हैं वो पहले से ही अलाइन सेंटर होती हैं बाय डिफॉल्ट। अब देखो ये राइट में खिसक गया, ठीक है। इस वाले को, राजेश को मुझे मान लीजिए अलाइन सेंटर करना है, तो ALIGN इज इक्वल टू CENTER, अलाइन सेंटर लीजिए। राजेश जी हमारे सेंटर में आ गए, ठीक है। अलाइन मिडल, और इसको मैं कर देता हूं 100 वापस से,
अलाइन बॉटम कर देते हैं, अलाइन बॉटम। ये देखो मैं कह रहा था ना, जब जहां पर बॉक्स मिलेगा वहां पर हम ऊपर नीचे करके दिखा सकते हैं। अब यहाँ इसके पास स्पेस है ऊपर और नीचे जाने के लिए, ठीक है, तो मैंने वलाइन लगाया अभी, वर्टिकल अलाइन। इसको मैं नीचे किया और इसको ऊपर भी कर सकता हूं। वलाइन टॉप कर दूंगा, COP, तो टॉप में चला गया। क्लियर? सो अलाइन लगाएंगे हम टीडीज में, वलाइन लगा सकते हैं, बीजी कलर लगा सकते हैं, किसी एक टीडी का कोई कलर अलग कर सकते हैं, ठीक है। बीजी कलर इज इक्वल टू रेड। जस्ट आई वांट कि इसका जो है ये रेड हो जाए, थोड़ा हाईलाइट करना है। एक सेल हमारा रेड हो गया। अंडरस्टैंड? रोज पेन, रोज पेन दो सेल्स को इकट्ठा करके अगर बनाना है, तो इसको हम लगाते हैं टीडी रोज पेन, रो SPAN इज इक्वल टू 3। अब क्या होगा, एक्चुअल में ये 3 रोज के अंदर जा चुका है, ठीक है। मैं इसको ऊपर वाली रो पे करके दिखाता हूं। ये मर्जिंग के लिए, ठीक है। अब ये जो राजेश है ना, ये देखो ये पूरी जगह ले रहा है। इसका अगर मैं बैकग्राउंड की कलर चेंज करता हूं तो वो आपको समझ में आएगा। इसका हटा देते हैं और ऊपर वाले पे लगा देते हैं राजेश, Ctrl+S। ये देखिए 3 रोज की जगह ले रहा है, दैट इज रोज पैन, ठीक है। इधर का टेक्स्ट इधर खिसक गया है, ठीक है। उसके लिए कई बार हमने 2-3 सेल्स मर्ज करने होते हैं और मर्ज करके हमें उसमें टेक्स्ट डालना होता है, ठीक है। तो हम रोज पैन यूज करते हैं। तो आज का लास्ट करते हैं, दैट इज कॉलम स्पैन। इसके बाद आज का सेशन क्लोज करेंगे। इतने की आप प्रैक्टिस करो, एक वीक है आपके पास, ठीक है। फिर TR से रिलेटेड कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ज्यादा नहीं है, वैसे तो आप खुद ही ट्राई कर सकते हैं, अलाइन, अलाइन एंड बैकग्राउंड कलर, ठीक है ना, ये TR में लगेंगे। अब मान लीजिए पूरी रो का आपको करना है चेंज, ये TR है, इस पूरी रो का BG निपटाई देते हैं, आज खत्म हो जाएगा। फिर BG कलर इज इक्वल टू मुझे ग्रीन करना है, ग्रीन रोलेस। सो दिस इज पूरी बी रो का चेंज हो गया, ठीक। और कॉलम स्पैन की जो हम बात कर रहे हैं, दैट इज COLSPAN, कॉलम स्पैन, COL। इसका मतलब ये है कि वो रॉस की बजाय 3 कॉलम्स की जगह ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, मर्ज हो जाएगा इस तरह से, और आगे का जो टेक्स्ट है वो आगे खिसक जाता है, ठीक है। क्लियर? तो ये एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को शेयर हो जाएंगी, ठीक है। कोशिश करता हूँ मैं 2-3 घंटे तक आप लोगों को रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। पूरा वीक है आपके पास, Day 1, Day 2 एंड Day 3। अभी तक हमारे एक्चुअली प्रैक्टिकली 3 ही दिन हुए, ठीक है। हमने सैटरडे संडे हमेशा रिपीट ही किया, जस्ट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो वो रिकॉर्डिंग आप तीनों सुने और एक हफ्ते जम के प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो ये टेबल का हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो TDs में आप लगाएंगे ये वाले, TRs में लगाएंगे अलाइन लगा सकते हैं, वो अलाइन लगा सकते हैं, बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से हमारा ये टेबल्स का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर अगले हफ्ते। आज के लिए बाय बाय।